cheating a company of R's 5 crore under the pretext of arranging a R's 1,000 crore loan. इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद भी इतने बड़े स्कैम्स इस कंट्री में हो कैसे जाते? जो लोग 9-9 हज़ार करोड़ पे लेके भागे उनका तो तुम कुछ कर नहीं पाते हो। कॉमन स्कैम्स हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बैंक से पैसे उड़ चुके हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। बिजनेसमैन को तो चाहिए होता है पैसा। बहुत सारे बिल्डर तो मार्केट से गायब हो चुके हैं। There you witness the big moment, Supertech Towers coming down, the big explosion. 9-9, 10-10 हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ विजय माल्या जी को नहीं दिया। किसी और के लोन का गारंटर बनना सही मूव है या गलत? उनको अमाउंट कितना चाहिए? हाई रिस्क हाई गेन। बैंक एक बेटर प्राइस देता है वर्सेस एन एनबीएफसी। एक्यूरेट रिस्क कैलकुलेट करके बताता है। ज्यादा लोन्स लेना सिबिल स्कोर खराब कर सकता है। खराब नहीं होता। लोन लेने का सही वक्त क्या है, लोग क्या गलतियां करते हैं, या लोन के ट्रैप के अंदर वो फंसना शुरू हो जाता है। कि मिस्ड कॉल देकर भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। कर्जा कार्ड कैसे स्टार्ट हुआ? ठंडी ठंडी हवाओं के बीच क्या बात कर रहे हैं? क्या प्रॉपर्टी कोलैटरल देने के बाद भी लोन रिजेक्ट हो सकता है? कि जो घर है हमें खाना नहीं खिलाता। अगर आप 50 करोड़ रुपए का कोलेटरल लेकर आओ बैंक के पास और सिर्फ 50 लाख रुपए का लोन मांगो तो भी बैंक लोन वापस करना चाहिए या उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अमीर लोगों को हमेशा लोन मिल जाता है या उनका भी कभी कोई रिजेक्शन होता है? बहुत सारे लोग आधी आधी जिंदगी के लिए लोन ले लेते हैं, फिर बाद में ना दोस्त रहता है और ना प्यार रहता है। हेलो एंड वेलकम टू द तनय तुलसानी पॉडकास्ट। आज का एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो कभी ना कभी कंफ्यूज हुए हैं कि लोन लेना चाहिए या नहीं, ईएमआई समझ नहीं आई, या फिर पहले होम लोन अप्रूव कैसे हो। ये सब सवाल लेके टुडे ऑन द शो वी हैव मिस्टर नरेश कुमार, द माइंड बिहाइंड कर्जा कार्ड, इंडियाज फास्टेस्ट लोन डिसबर्समेंट प्लेटफॉर्म, helping people access loans for businesses, home, and even government-backed schemes like CGT MSE. नरेश जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले आप बताएं कि आपका करियर बैकग्राउंड क्या रहा है, लोन्स रिलेटेड कंसल्टेंसी में आप कैसे पढ़े और कैसे आपका पूरा ग्रोथ चार्ट रहा है। हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और अगर मैं अपने कैरियर के बारे में बताऊंगा तो शायद बहुत सारे लोगों को यकीन ना हो, मगर मैंने अपना जो कैरियर है वो 5 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। तो जब मैं 5 साल का था तब मैं कॉमिक्स सेलिंग करता था और 7 इयर्स की एज पर मैंने लेडीज़ हेयर बैंड होते थे, उस वक्त बड़े बड़े हेयर बैंड होते थे, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया था अपनी मदर के साथ में। और 12 इयर्स की एज से मैं सॉफ्ट टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था टिल 21 इयर्स ऑफ एज। फिर 21 साल की उम्र में जब सॉफ्ट टॉयज़ का काम मेरे को बंद करना पड़ा, काम नहीं चल रहा था, चाइना से टॉयज़ यहाँ पर बहुत कम रेटों के ऊपर इंपोर्ट होने शुरू हो गए थे, तब मेरे को जॉब मिली लोन सेलिंग के अंदर। तो लोन सेलिंग या कोई भी सेल्स के अंदर, ये किस ईयर में था? 2001 के अराउंड। और लोन सेलिंग या मैं कहूँगा किसी भी प्रकार की सेलिंग के अंदर कोई भी व्यक्ति चुन के नहीं आता, मतलब अपने आप चॉइस करके नहीं आता कि यार मेरे को जाना है और ये वाला प्रोडक्ट सेल करना है। लोन सेलिंग हमेशा एक, या कोई भी सेलिंग हमेशा एक एक्सीडेंटल होती है। कोई भी व्यक्ति सेलिंग प्रोडक्ट में आता है तो वो एक्सीडेंटल आता है, उसको कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा होता या कोई रेफरेंस मिलता है तो उसको हज़ारों लाखों जॉब, क्योंकि लोन सेलिंग या किसी भी प्रकार की सेलिंग की मार्केट में है तो वो सेलिंग के बिजनेस के अंदर आता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं लोन सेलिंग के अंदर आया, और मैं साथ के साथ भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि हे भगवान, तूने मुझे सिर्फ 12वीं पास करा, और कहीं अगर मैंने डिग्री ले ली होती तो आज मैं कहीं जॉब कर रहा होता। तो कर्जा कार्ड कैसे स्टार्ट हुआ? तो जब इतने सालों का, मेरे को 22 इयर्स हो गए लोन सेलिंग बिजनेस के अंदर, तो फिर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की कर्जा कार्ड के नाम से। और कर्जा कार्ड का विज़न है कि हम एक फिनटेक कंपनी और एक एनबीएफसी के रूप में बहुत जल्दी मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। व्यूअर्स के लिए ये भी बताइए एनबीएफसी क्या होता है और कर्जा कार्ड का एक्चुअल विजन क्या है? आज मार्केट के अंदर बहुत हज़ारों लोग हैं जो लोन सेलिंग कर रहे हैं, मगर लोन एडवाइज़र मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं है। एक राइट टाइप की कंसल्टेंसी मार्केट में नहीं है। कर्जा कार्ड को लेके हमारा जो विज़न है वो ये है कि हम एक राइट कंसल्टेंसी क्लाइंट को दें। उनको लोन चाहिए भी या नहीं चाहिए, उनको अमाउंट कितना चाहिए, तो इस टाइप की सारी कंसल्टेंसी हम कर्जा कार्ड के अंदर आने वाले समय में प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा मुझे ये बताइए कि एनबीएफसीज क्या होते हैं, हमारे व्यूअर्स को समझ आए।
देखिए एनबीएफसी जो बैंक नहीं होती है, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि ये कंपनीज लोन करती है, मार्केट के अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मगर ये बैंक्स नहीं होती। तो रिस्क क्या है इनके साथ काम करने में वर्सेस अ बैंक? कोई रिस्क नहीं है दोनों। अब आप बजाज फाइनेंस का नाम ले लीजिए, बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है और ज़्यादातर लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो नोटिस करेंगे कि उनका कुछ ना कुछ तरीके से बजाज फाइनेंस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर बना होगा इन टर्म्स ऑफ लोन। बट एक एनबीएफसी वर्सेस एक प्राइवेट बैंक वर्सेस एक पब्लिक सेक्टर बैंक, कौन से बैंक से या कौन से एनबीएफसी से लोन लेना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है और आई एम श्योर लाखों लोगों के दिमाग में होगा। उसकी राइट एडवाइजरी आपसे चाहिए। देखिए तने जी, हर एक कस्टमर अपने आप में एक यूनिक क्लाइंट है, हर एक बिजनेस अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है। अब उस बिजनेस को, बहुत सारे बिजनेस है जिसको पीएसयू बैंक अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारे बिजनेस है जिसको जो प्राइवेट बैंक्स है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी अंडरस्टैंड करती है। तो बिजनेसमैन को तो चाहिए होता है पैसा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फास्ट पैसा। अब उसको हो सकता है कि एक बिजनेसमैन को एनबीएफसी सूट करे, किसी को पीएसयू सूट करे, या किसी को बैंक सूट करे। क्या इनमें कोई हिडन क्लॉजेस होते हैं? फोरक्लोजर नहीं होगा, बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, क्या सिबिल लिंक्ड होता है? सिबिल किसी का ख़राब हो, अच्छा हो, एनबीएफसी बेटर प्राइस देता है वर्सेस अ बैंक, या बैंक एक बेटर प्राइस देता है वर्सेस एन एनबीएफसी? देखिए बैंक एक ही फार्मूले के ऊपर काम करता है, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। अभी किसी का सिविल स्कोर बहुत ख़राब है, 650 है, और वो ये उम्मीद करे कि उसको 850 वाला स्कोर, जिनका 850 का स्कोर है, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो। तो बैंक अपने रिस्क को कैलकुलेट करता है, और आज की डेट में एआई का ज़माना है, बैंक के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो बैंक को एक्यूरेट रिस्क कैलकुलेट करके बताता है। तो नरेश जी, अब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से, और आपने इतने सारे लोन्स किए हैं, लोन लेने का सही वक्त क्या है? लोग क्या गलतियां करते हैं लोन लेने में, और लोन किस तरीके से प्रोसेस करवाना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी गलती जो लोन लेते वक्त ज़्यादातर लोग करते हैं, बिना पर्पस के भी लोन लेते हैं। आज की डेट में कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोन ले लेते हैं, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले लेते हैं। तो ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो लोन लेने का सही टाइम क्या है, या सही सिचुएशन क्या है? हर वो सिचुएशन जिसके अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता हो, जिससे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी जा सकती हो, वो जो सिचुएशन है वो सबसे बेस्ट है। सो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लोन क्यों नहीं लेना चाहिए? वो तो एक जेन्युइन रीज़न है। देखिए प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग जब लोन लेते हैं तो उनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो लोन क्यों ले रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज़ करिए कि आज की डेट में दिखावा बहुत चल रहा है। अब बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो आईफोन सबके पास आपको मिलेगा, जबकि वो 15,000 रुपये 20,000 रुपये उनका सैलरी होगा, लेकिन वो आईफोन लेने के लिए वो लोन लेने लग गए हैं। तो अब आईफोन एक सिर्फ एक फ़ोन नहीं रह गया है, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो माता पिता जब अपने बच्चों के हाथ में देखते हैं कि उनके पास आईफोन है, तो वो उनका रोकना चाहते हैं मगर रोक पा नहीं रहे हैं। सो बेसिकली लग्जरी एक नेसेसिटी हो गई है, और उसके लिए लोन्स लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। अब वो जब आईफोन लेने के लिए लोन लेना सीख जाता है, तो फिर उसके, अब आप सोचिए कि एक 18, 19, 20 साल के बच्चे या एक जवान के दिमाग में क्या चीज़ें चलने लग जाती है। अब उसको लगता है कि जीवन में हर चीज़ पाने के लिए लोन लेना ज़रूरी है। तो वो लोन के दलदल के अंदर या लोन के ट्रैप के अंदर वो फंसना शुरू हो जाता है। फिर उसे लाइफ में कुछ भी चाहिए तो वो फटाफट से वो लोन ले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि इस चीज़ का वो थोड़ा इंतज़ार करे, कुछ समय लगाए, पैसा सेविंग करे। अगर वो ऐसा करता तो शायद वो आईफोन अपनी 1 महीने की सैलरी से ही खरीद पाता। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि प्रॉपर्टी प्राइजेस कहाँ पर इंक्रीज़ होने वाले हैं, कहाँ पर नहीं। एक फ्लो सा आता है, और एक उस फ्लो के अंदर फटाफट से प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं। उन लोगों के बारे में एग्जाम्पल हमें नज़र आते हैं जिन लोगों ने कम रेट पे, जब प्रॉपर्टी के प्राइजेस कम थे, तब इन्वेस्टमेंट किया। मगर उनका क्या, जिन्होंने तब इन्वेस्टमेंट किया, सब लोगों को देख कर जिन्होंने तब इन्वेस्टमेंट किया जब प्रॉपर्टी के प्राइजेस ऑलरेडी अपने पीक पे थे, और जैसे ही उन्होंने लोन लिया
वैसी प्रॉपर्टी के प्राइजेस डाउन होने लगे। अब उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि ये प्रॉपर्टी के प्राइजेस जब इंक्रीज होंगे तो वो उसे सेल करेंगे और सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रॉपर्टी के प्राइजेस डाउन हुए और अब वो लॉस में है। अब वो ईएमआई दें या लॉस बुक करें, अब वो इस कंफ्यूजन में है। एक बहुत क्यूरियस सवाल है मेरा, जो मैं शायद ऑफ रिकॉर्ड भी आपसे एक बार पूछ चुका हूँ और हम लोग डिस्कस करते करते रह गए थे, बट सिंस आज हमें मौका मिला है तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। इतने बड़े लोन स्कैमर्स हैं इंडिया में, नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी, ये लोग क्या ऐसा करते हैं और लोग क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े स्कैम्स हो जाते हैं, और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद भी इतने बड़े स्कैम्स इस कंट्री में हो कैसे जाते हैं? देखिए, जब से विजय माल्या जी ने ये लोन फ्रॉड किया है तब से हर एक दूसरा व्यक्ति जब भी हमारे पास लोन के लिए अप्लाई करता है और अगर उसका एक दिन भी लोन डिले हो जाए तो सीधा उसका फ़ोन आता है, कहता है नरेश जी यार, जो लोग 9-9 हज़ार करोड़ रुपए लेके भागे उनका तो तुम कुछ कर नहीं पाते हो, और हम जो 10-20 लाख 50 लाख का लोन ले रहे हैं हमारे लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों? तो ऐसा नहीं है। देखिए, बैंक ने 9-9 10-10 हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ विजय माल्या जी को नहीं दिया। आप मुंबई जाइए, मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बैंकों ने, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बैंकों ने 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के लोन दिए। उसी तरीके से जैसे आज बैंक 10-10 लाख 50-50 लाख या 1-1 करोड़ रुपए के लोन आम बिजनेसमैन को भी देती है। डिफॉल्ट तो उसमें भी होते हैं, 10 लाख के लोन में भी डिफॉल्ट होता है, 50 लाख के लोन में भी डिफॉल्ट, न्यूज़ में नहीं आता, वो न्यूज़ में नहीं आता। लेकिन जो विजय माल्या जी का है वो न्यूज़ में हाईलाइट हो गया। पर रेगुलेशंस क्या हैं ऐसी जो इतने बड़े स्कैम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कंट्री सफ़र करती है इसकी वजह से, और आए दिन आज के डेट के अंदर ये स्कैम्स आ रहे हैं? देखिए, अभी न्यूज़पेपर में अभी न्यूज़ थी कि पिछले 10 ईयर्स में, ये इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ है, पिछले 10 ईयर्स के अंदर 12 लाख करोड़ रुपया जो हमारे पीओसीयू बैंक हैं उन्होंने राइट ऑफ किए हैं। तो ये जो लोन के अंदर राइट ऑफ होना या लोन के अंदर डिफ़ॉल्ट होना, ये एक आम बात है। ये एक बिजनेस, इसी बिजनेस का, ये लोन बिजनेस का एक पार्ट है। तो उसमें तो ऐसा होता है, ऐसा हर एक बिजनेस में होता है। अभी कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है इंडिया में, हिंदुस्तान में, जो ये बोल दे कि मेरा पैसा मरा नहीं। कोई ना कोई उसका पैसा मार ही लेता है। आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि 5 मिनट में लोन कराइए। हर जगह ऑटोज़ के पीछे भी लिखा हुआ नज़र आता है, बसेस के पीछे भी, दीवारों पे भी लिखा हुआ नज़र आता है। कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी कंपनी इनजेन्युइन है? मैंने तो आज तक ये भी मैसेजेस देखने शुरू कर दिए हैं आजकल कि वहाँ लोगों ने ये लिखा होता है कि क्रेडिट कार्ड कैश कराइए। तो व्हाट इज़ दिस एंटायर सिनेरियो दैट इज़ गोइंग ऑन? देखिए तने जी, मेल मैसेज तो इस बात का भी आता है कि आपको 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। तो उस मेल और मैसेज को देखकर हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये जेन्युइन मेल और मैसेज नहीं है और हमें ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से जब लोन के लिए अगर कोई आपको कह रहा है कि 0% ब्याज के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा, कोई ये कह रहा है कि हम 5 मिनट में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको लोन दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये एक फ्रॉड कॉल है, इससे हमें बचना चाहिए। तो मेरा सवाल मैं फिर से थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पूछता हूँ। जैसे कर्जा कार्ड है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई कंज्यूमर कर्जा कार्ड से लोन क्यों ले? क्या रीजंस हैं आपको ट्रस्ट करने के, और क्या रीजंस हैं जेन्युइन और इनजेन्युइन थर्ड पार्टी लोन अप्रूवर्स फिगर आउट करने के, जिनकी हेल्प से हमें लोन हम ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कर्जा कार्ड जो कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, एक ऑफिस एड्रेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अभी मैं 22 ईयर से इस बिज़नेस में हूँ। अगर आप मेरा नंबर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशंस उसके अंदर आपको मेरे बारे में आपको मिलेगा। उसी तरीके से जब कोई नंबर से आपको मैसेज, कॉल आता है और जब आप उस नंबर को जब आप गूगल पे डालते हैं तो आपको कोई ट्रेस ही नज़र नहीं आए
तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आज की डेट में हर एक बिजनेस आपका जस्ट डायल में रजिस्टर्ड है या अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की डेट में हर एक बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस रजिस्टर्ड रहते हैं। तो एक हिस्ट्री गूगल से आपको मिल सकती है। आजकल लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। कोई ऐसा केस है जहाँ पर कोई फ्रॉड हुआ हो और आपके पास इसका कोई डिटेल आया हो जो हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए? तो ख़ास तौर से जिनका सिबिल बहुत ख़राब होता है और उनको कोई भी बैंक और एनबीएफसी लोन नहीं देती है, तो ये लोग इस ट्रैप के अंदर फंसते हैं। तो इनको जब कोई झूठे झूठे प्रोमिस करता है कि ठीक है हम आपका लोन करा देंगे, आपको हमारे को 25,000 50,000 रुपये देने हैं, तो ये उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत से लोग जो उबर, टैक्सी, ऑटो चलाते हैं, वो लोग इस ट्रैप के अंदर, स्टूडेंट्स इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। गांव के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि उन सब के सिबिल के अंदर या तो उनका सिबिल स्कोर होता ही नहीं है, या फिर उन्होंने जब वो 18-19 साल के थे उन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड बनाया और उस क्रेडिट कार्ड के अंदर पेमेंट्स डिले हो गई, तो उनका सिबिल ख़राब हो गया और आज वो जब बड़े हुए हैं तो उनको पैसा चाहिए कुछ करने के लिए। तो जब उनका सिबिल निकलता है तो सिबिल ख़राब निकलता है, तो लेकिन उन्हें पैसा किसी भी कीमत पे चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये लोग ट्रैप के अंदर फंसते हैं। लोग इनको झूठे प्रॉमिसेस करते हैं कि हम कैसे भी करके इनका लोन करा देंगे, मगर फिर ये लोग जो होते हैं ये उनको पैसा भी देते हैं और वो पैसा लेने के बाद में गायब हो जाते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर एक और कॉल आती है और ये इस ट्रैप के अंदर लगातार फंसे रहते हैं। क्या इस दलदल से निकलने का भी कोई तरीका है? सिबिल ठीक करने का भी तरीका है? क्या सिबिल की भी कंसल्टेंसी होती है? देखिए, बिल्कुल सिबिल के लिए भी कंसल्टेंसी होती है और इस दलदल से बाहर निकला जा सकता है। और उसका एक आसान और सीधा रास्ता है कि जहाँ जहाँ जिनका डिफ़ॉल्ट है वो जाएं और वहाँ पर वो पेमेंट को डिपॉजिट कर दें। फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं एक क्लाइंट का केस कर रहा हूँ, तो जब वो 20-21 साल के थे तो उन्होंने जोश के अंदर 20-21 साल में के थे तो उन्होंने जोश के अंदर मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद ली और मर्सिडीज़ गाड़ी पे लोन ले लिया और फिर उस लोन को नहीं चुका पाए। लेकिन आज जब वो 34-35 ईयर्स के हैं और अच्छी इनकम वो अर्न कर रहे हैं, तो वो अपना सिबिल ठीक करना चाहते हैं। तो अब क्या करें? तो सबसे बेस्ट तरीका है उस बैंक को जहाँ से आपका लोन हुआ है, उस बैंक को इन्फॉर्म करें कि भाई वहाँ पर अपनी जो सच्चाई है वो बयान करें कि जब मैं 21 साल का था तब मैंने लोन ले लिया, नासमझी में मैं लोन को नहीं चुका पाया, लेकिन आज मैं आपके लोन का एक एक पाई चुकाना चाहता हूँ। उस पैसे को डिपॉजिट किया जाए और दोबारा से अपना रिकॉर्ड बनाया जाए। पर जहाँ पे जिन लोगों के साथ अनजाने में डिफॉल्ट्स हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पर लोन्स चल रहे हैं या उनका सिबिल खराब है, हाउ डू दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, जिनके साथ में पहले से जिनके अनजाने में डिफ़ॉल्ट हुए हैं, उनके अंदर से 50% तो वो लोग हैं जो अपने दोस्त की या अपने किसी रिलेटिव की गारंटी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना क्रेडिट कार्ड अपने दोस्त को या अपने किसी पार्टनर को यूज़ करने के लिए दे देते हैं। अब जब वो यूज़ करते हैं तो इनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पेमेंट करेंगे, मगर वो पेमेंट वो नहीं हो पाती। इनसे इनका सिबिल खराब होता है, ये भी पेमेंट नहीं करते। ये कहते हैं मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मेरे दोस्त ने या मेरे पार्टनर ने यूज़ किया है। तो सिबिल तो खराब उसी का होगा ना जिसको क्रेडिट कार्ड इशू हुआ। ऐसे कौन से कॉमन स्कैम्स हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बैंक से पैसे उड़ चुके हैं और कुछ टाइम बाद उनको पता चलता है या सेम डे पता चलता है कि उनके बैंक से पैसे कट गए हैं और वो शॉक में चले जाते हैं? वो क्या ऐसे कॉमन स्कैम्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा स्कैम है ओटीपी दे देते हैं बहुत सारे लोग, या फिर गलत लिंक के ऊपर उनके पास कॉल आती है तो वो लिंक के ऊपर प्रेस कर देते हैं जिससे उनके अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकल जाता है, इंटरनेशनल टिकट्स बुक हो जाती है। या एक तरीके का और भी स्कैम है कि उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो जिसने कॉल किया होता है, आजकल वो अपनी आईडी भी भेजता है और वो जो आईडी होती है वो बैंक की आईडी होती है या एनबीएफसी की आईडी होती है, मगर वो फेक आईडी होती है। तो अब उनको लगता है कि शायद उनको जो बात कर रहा है वो बैंक से या एनबीएफसी से बात कर रहा है, तो वो अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अभी एक बैंक का सैंक्शन लेटर भी आपके पास आ सकता है जिसके अंदर लिखा होगा कि भाई आपका 25 लाख रुपीज़ का या एक्स अमाउंट का जो लोन है वो आपका अप्रूव्ड हो गया और अब उसकी एवरेज में आपको इतना पैसा
इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराना है। तो बहुत सारे लोग वो भी पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, मगर बाद में मालूम चलता है कि वो लेटर ही फ्रॉड है। अगर ये फ्रॉड किसी के साथ हो गया और इंस्टेंटली उनको पता भी चल गया तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस फ्रॉड को बचाने के लिए? सबसे पहले इमीडिएटली अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एकदम से ब्लॉक कराएं और उसके बाद पुलिस में या जो हमारा साइबर सेल है वहाँ पर कॉल करके इन्फॉर्म करें। क्या पैसे वापस आने के चांसेस होते हैं? साइबर क्राइम आज हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो बेल नहीं जाती, सबसे पहले एक अलर्ट वॉइस टोन आता है। तो वहां पे बताया जाता है कि भाई ये जो साइबर क्राइम है आप किसी को भी ओटीपी मत दीजिए। इससे पहले ये अलर्ट टोन आपने कब सुनी थी तने? कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पर जी। तो इतना बड़ा महामारी के रूप में आज साइबर क्राइम जो है हमारे देश के अंदर फैला हुआ है। लगभग हर दूसरे आदमी के साथ किसी ना किसी रूप के अंदर ये जो साइबर क्राइम है ये हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। मैंने एक सीरीज में अभी रिसेंटली देखा है कि मिस्ड कॉल देकर भी फोन हैक किया जा सकता है और उसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। क्या ये सच है? देखिए ये सच हो सकता है, मुझे अभी इस बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाने की ज़रूर कोशिश कर रही होगी। बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए, और अगर आप देखें तो अभी बहुत बड़े बड़े स्टेप ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं। अच्छा नरेश जी, अब बात करते हैं होम लोन्स की। अगर किसी को कोई होम लोन लेना हो तो क्या उनको कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए या कोई स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से उनको बेस्ट रेट मिले? होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट के साथ में लिंक्ड होता है, मगर बैंक इसमें सिविल स्कोर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जिसका सिविल स्कोर 825 से ऊपर है उसको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जिसका सिविल स्कोर 700 या 700 से नीचे है उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होम लोन मिलता है। होम लोन को बैंक से लेना चाहिए, एनबीएफसी से लेना चाहिए, और आगे जाके होम लोन्स एक बैंक से दूसरे बैंक या एनबीएफसी में शिफ्ट भी हो सकते हैं कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा लोन बैंक से हो, लेकिन जिन लोगों का लोन बैंक से नहीं हो पाता, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, तो फिर उनको एनबीएफसी से लोन लेना पड़ता है। तो आज अगर कोई एनबीएफसी से लोन ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ज़िंदगी भर एनबीएफसी से ही लोन लेना पड़ेगा या लोन चलाना पड़ेगा। वो कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद वापस से अपना लोन बैंक में शिफ्ट कर सकता है। सो होम लोन लेते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है होम लोन लेते वक्त लोन अमाउंट को ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग आधी ज़िंदगी के लिए लोन ले लेते हैं, 25 साल 30 साल के लिए लोन ले लेते हैं। उनकी 1 लाख रुपए अगर मंथली इनकम है तो वो 80,000 रुपीज़ EMI बनवा लेते हैं। कोई अपना पहला घर ले, उनको होम लोन लेने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका पहला सपनों का घर उनके बजट के अंदर परचेज हो? होम लोन सपनों का घर, हमारा घर, जहां हमारे माता पिता चैन से बैठकर हमसे बातें करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेलें कूदें, और हम बालकनी में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच अपनी वाइफ के साथ गरम गरम चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हूँ। वाह, सुनकर ही मज़ा आ गया, आँख और दिल दोनों भर आए। मगर दिमाग का क्या? दिमाग का कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, दिमाग का काम ही नहीं हुआ। तो जब भी हम अपना घर खरीदते हैं तो वो हम पूरे तरीके से इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है उसका कॉल आता है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन करा दो, 1.25 करोड़ का करा दो, 1.5 करोड़ का हो सकता है तो और भी अच्छी बात है, 25 साल के लिए करा दो, 30 साल के लिए करा दो, 35 साल के लिए हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो लोग आधी जिंदगी भर के लिए होम लोन ले लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो घर है वो हमें खाना नहीं खिलाता। अपना घर होने से सुख चैन नहीं आता, सुख चैन आता है फ्री माइंड से अपने घर परिवार के लोगों के साथ बातें करने से। अब दिमाग में तो हमने भर ली EMI की टेंशन, तो खुशियां कहां से आएगी? लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपको पक्का यकीन है कि अगले साल आपकी इनकम 2 लाख रुपए हो जाएगी, उसके अगले साल आपकी इनकम 4 लाख रुपए हो जाएगी, तो आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का लोन लेना बनता है। अब प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी तो होगा, लेकिन ऐसी कोई इंडिया में जगह नहीं है
जहाँ पर हम ये बता सकें कि यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट 100% होगी ही होगी। और अगर आपको रिस्क से बचना है तो कोशिश कीजिए कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लीजिए, जहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कल को बिल्डर उस प्रॉपर्टी को पूरा कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर रेरा जैसी बहुत सारी बॉडीज़ आ गई हैं जो इंश्योर करती हैं कि प्रॉपर्टी टाइम से मिल जाए। क्या वो भी एक स्कैम है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी प्राइसिंग ऑलरेडी 75% तक पहुँच गई है, जहाँ तक उसकी प्राइसिंग अप्रिशिएट होनी थी। तो अब ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही इसलिए लेते हैं ताकि उनको प्रॉपर्टी के अंदर भी अप्रिसिएशन मिले, जो मेरा ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। तो अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ली जाती है तो उसका मतलब यह है कि उसका जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी पीक कर चुका है, तो वो रिस्क कैसे कम किया जाए? और अगर वो रिस्क कॉन्स्टेंटली अभी भी रहेगा रेरा जैसी बॉडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो क्या ऐसा देखा जाए जहाँ पर सीएलपी के अंदर या प्लॉट के स्टैंड पॉइंट से वहाँ से शुरुआत करी जाए कि आप रेकमेंड ही नहीं करते वो? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर हम बैंक के फार्मूले पे ही चलें, बैंक का फार्मूला है हाई रिस्क हाई गेन एंड लो रिस्क लो गेन। सबसे ज़्यादा पैसा तो हमारे हिंदुस्तान में बैंकों के पास ही है, मगर कोई भी बैंक अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद कर उस पर ब्रांचेस ओपन नहीं करते। वो क्यों रेंट पर लेते? या बहुत सारे बैंक्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अपना पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? अभी हम ये सोचते हैं कि अगर आज हमने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो हम सोचते हैं कि कल को ये प्रॉपर्टी हमारे को बहुत ज़्यादा 30%, 40%, 70% तक एप्रिसिएशन देगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाई, पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हो पाई, तो आपका तो 100% पैसा डूब गया। 10 साल पहले अगर आप अपने चारों तरफ नामी बिल्डर के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बिल्डर तो मार्केट से गायब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इतनी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करता है, रजिस्टर्ड प्लॉट जिसके ऊपर बैंक लोन दे रही है, तो सबसे अच्छी बात वहाँ पर यह है कि वहाँ पर मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ता। और आप हमेशा ये देखेंगे, जितने भी अभी तक का जो हमारे पास डेटा है, कि अपार्टमेंट से ज़्यादा प्लॉट के प्राइजेस अप्रिशिएट करते हैं। जब आप अपना घर लेने के लिए जा रहे हैं तो हमारी रिकमेंडेशन है आप रेडी टू मूव इन ही लीजिए आज के बाजार के अंदर। जो लोग सोच रहे होते हैं कि 25 साल का टेन्योर का लोन 10 साल में उतार दें, क्या ये प्रैक्टिकल भी है और क्या ये सही भी है? तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 25 साल का जो लोन लिया है वो हम 10 साल के अंदर पूरा लोन उसको चुका दें। लेकिन साथ के साथ हम ये भी जानते हैं, और ये जानते हुए हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, कि जो रुपए की जो वैल्यू है वो आने वाले 25 सालों में गिरेगी। तो एक तरफ रुपए की वैल्यू आने वाले 25 सालों में गिरेगी, हम ये मान रहे हैं, तो आपको ईएमआई चुभेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको ईएमआई चुभेगी नहीं। वो ईएमआई चुभेगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप लोन वापस करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम तो अच्छी है। अब ये देखना है कि हमें एक अच्छी इनकम से लोन वापस करना चाहिए या उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का लोन लेता है तो वो 20 सालों में 1 करोड़ रुपए ब्याज देता है। 1 करोड़ रुपए का लोन और 1 करोड़ रुपए का ब्याज। लेकिन 20 सालों के अंदर उसी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो कम से कम 3 करोड़ रुपए की तो होगी। करेक्ट। तो अब सवाल ये है कि जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा इनकम है, जिसको हम लोन वापस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसे लोन वापस करें या हम सेम वो प्रॉपर्टी, सेम टाइप की प्रॉपर्टी, एक अच्छी प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट करें? तो 20 सालों के अंदर हमारा कितना पैसा ब्याज में जाएगा? क्या प्रॉपर्टी कोलैटरल देने के बाद भी लोन रिजेक्ट हो सकता है? बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप 50 करोड़ रुपए का कोलैटरल लेकर आओ बैंक के पास और सिर्फ 50 लाख रुपए का लोन मांगो तो भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता कैसे? है। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि बैंक का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बैंक का नेचर ऑफ बिजनेस किसी की प्रॉपर्टी कब्जाना नहीं है। बैंक इंटरेस्ट कमाना चाहती है और इंटरेस्ट उसको मिलेगा उस क्लाइंट से जिसका बिहेवियर, जिसकी जो इंटेंशन है वो इंटरेस्ट देने की क्लियर हो। तो कई बार बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास
इतने बड़े अमाउंट का कोलेटरल है, बैंक को और क्या चाहिए? तो बैंक को चाहिए एक अच्छा कस्टमर। तो 50 लाख रुपए के लोन रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट अगर वो 50 करोड़ की कोलैटरल दे रहा है तो उसका लोन क्यों नहीं अप्रूव होगा? इंटेंशन का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले बैंक की पॉलिसी है कि सामने वाले का सिबिल ठीक होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए, और कम से कम उसकी बैंक स्टेटमेंट में इतना पैसा हो और इतनी चर्निंग हो कि जिससे वो हर महीने की इंस्टॉलमेंट निकाल पाए। तो उसमें कैलकुलेशन होती है, कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती है बैंक? बिल्कुल, बैंक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती है। हर रोज़ का बैलेंस, एक एवरेज बैंकिंग बैलेंस चेक करती है, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि इस पर्सन के पास में, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास प्रॉपर्टी तो है मगर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, या कह सकते हैं दिखाने के लिए नहीं है। तो अगर किसी के पास दिखाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो बैंक उस ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं देगी। उसके कोलैटरल का कोई फायदा ही नहीं है एक तरीके से। उसके कोलेटरल का कोई फायदा ही नहीं है। और क्या ऐसा भी होता है कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का कोलैटरल दिया तो उस पर ओडी मिल जाए उनको? देखिए, ऐसा हो सकता है अगर वो किसी भी तरीके से अपनी इनकम को प्रूफ कर सकता है तो उसको लोन मिल सकता है। क्या ईजियर प्रोसेस रिवर्स मॉर्गेज है? अभी हमारे पास एक कस्टमर आए 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेकर, और वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए का लोन चाहते थे। उनका जो उनका शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो था वो 20 करोड़ रुपए से ऊपर का उनका पोर्टफोलियो था। लगभग हर साल डिविडेंड इनकम से ही उनका घर चल रहा था। उनको कुछ और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, मगर बैंक ने ऐसे क्लाइंट को रिजेक्ट कर दिया। कारण ये कि कहीं से भी उनकी मंथली इनकम जस्टिफाई नहीं हो पाई। एक मंथली फिक्स्ड इनकम जस्टिफाई नहीं हो पाई। मैंने बहुत सारे लोगों का स्कोर 790 800 के ऊपर देखा है सिबिल में, लेकिन उनके भी लोन्स अप्रूव नहीं हो रहे। इस चीज़ का क्या रीज़न है? एक ऐसा सिनेरियो भी हमें मिलता है जिसके अंदर सिबिल के अंदर कोई क्रेडिट मिक्स नहीं मिलता, यानी कि किसी का सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, उसका भी स्कोर 800 प्लस हो सकता है, और वो व्यक्ति जब बैंक में लोन देने के लिए आता है तो बैंक चेक करती है कि इसके पास कोई लोन हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे समय में बैंक हो सकता है पूरा अमाउंट अप्रूव ना करे, आधा ही अमाउंट अप्रूव करे या उससे भी कम अप्रूव करे, क्योंकि बैंक ऐसे वक्त इस क्लाइंट के लिए रिस्क लेती है। तो जब भी बैंक के पास कोई फर्स्ट टाइम बोरोवर आता है तो बैंक उसको अपना मैक्सिमम लोन अमाउंट कभी भी अप्रूव नहीं करता। तो सबसे पहले वो उसकी इंटेंशन चेक करने के लिए कुछ अमाउंट अप्रूव करेगा। अगर उसका ट्रैक अच्छा बना है तो फिर बैंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यस, जैसे क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लीजिए। किसी के पास जब क्रेडिट कार्ड आता है तो ज़्यादातर उसकी लिमिट बहुत कम अमाउंट की होती है, 10,000 से 50,000 के बीच में, मगर धीरे धीरे इसी व्यक्ति की क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख 10 लाख रुपए भी हो सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पे इंटेंशन चेक होता है। यस। ओके, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, हम एक क्विक, मेरी रिक्वेस्ट पर रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि हम इस पूरे पॉडकास्ट को जल्दी से समराइज कर दें। क्या हम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। 0% लोन इक्वल टू फ्री लोन, सच है या ट्रैप है? भयंकर ट्रैप है, इससे बड़ा कोई ट्रैप नहीं है। ज्यादा लोन्स लेना सिबिल स्कोर खराब कर सकता है? ज़्यादा सिबिल लेने से सिबिल स्कोर और बढ़ सकता है, मगर शर्त ये है कि हर इंस्टॉलमेंट टाइमली पे हो। बैंक्स चाहते हैं कि आप लोन जल्दी चुका दें या धीरे धीरे वो इंटरेस्ट से पैसा कमाते रहें। तो देखिए, बैंक एक ऐसा कस्टमर चाहता है जो टाइमली बैंक को इंटरेस्ट पे करे। तो बैंक कभी नहीं चाहेगा कि एक अच्छा कस्टमर उसका लोन वापस करे, लेकिन साथ के साथ जब उस लोन के अंदर कभी बाउंसिंग होती है या इंटेंशन के ऊपर बैंक को लगता है कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो फिर बैंक उस लोन को जल्द से जल्द वापस करवाने की कोशिश भी करता है। क्या लोन कभी गुड डेट हो सकता है कि सारे डेट्स बुरे ही होते हैं? तो लोन बिल्कुल गुड डेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है। एक 24 साल के लड़के का एग्जाम्पल लीजिए, उसने 10 लाख का लोन लिया, 20 सिलाई मशीन अपनी फैक्ट्री में डाली, आज वो 20 लोगों को रोजगार दे रहा है, 100 शर्टें ऑनलाइन डेली सेल करता है, महीने का 3 लाख रुपए कमाता है। तो फॉर हिम इट्स अ गुड डेट। 30% की रिटर्न मंथली कमा लेना 10 लाख रुपए से, और वही पैसा एक दूसरा व्यक्ति है, वो 10 लाख रुपए का लोन लेता है, शेयर मार्केट में डालता है, सारा का सारा लोन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो वही सेम लोन, वही सेम अमाउंट, बैड डेट हो गया। किसी और के लोन का गारंटर बनना सही मूव है या गलत? मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, उनके लोन की गारंटी देना एकदम स्मार्ट मूव है, वो मेरे घर के लोग हैं। मगर बहुत से लोग अपने दोस्तों की,
अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने प्यार की गारंटी दे देते हैं, फिर बाद में ना दोस्त रहता है और ना प्यार रहता है। बिजनेस लोन किसी कोलैटरल के बिना मिल सकता है या हमेशा कुछ गिरवी रखना पड़ता है? बिजनेस लोन बहुत ही आसानी से मिल सकता है, सिर्फ 4 दिन के अंदर मिल सकता है, मगर डिपेंड करता है कि क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए लोन लेना ये स्मार्ट मूव है या बेवकूफ़ी? लाइफस्टाइल अपग्रेड करके अगर हमारा बिजनेस बढ़ता है तो वो एक स्मार्ट मूव है। जैसे कि अगर एक बड़ी गाड़ी लेकर हम कोई अच्छी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें लाइफस्टाइल अपनी अपग्रेड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो कोई अगर करोड़ों रुपए का घर आ रहा है और वो आपको देखता है कि आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो, तो वो आपसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं। अगर आप लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, तो वो गलत है। क्या लोन सेटलमेंट करने से क्रेडिट रिपोर्ट खराब होती है? खराब नहीं होती, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपको कभी भी लोन सेटल नहीं करना, हमेशा पूरा भरना। अमीर लोगों को हमेशा लोन मिल जाता है या उनका भी कभी कोई रिजेक्शन होता है? देखिए, लोन अप्रूवल में अमीर और गरीब का सवाल नहीं है, डिपेंड करता है कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो पैसा कहाँ यूज करने वाले हैं। कोई भी अमीर आप मुझे ऐसा दिखा दो जो करोड़पति हो और वो बैंक को बोले कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, कभी उसका लोन अप्रूव नहीं होगा। एक फाइनल एडवाइस हमारे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहेंगे जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसको टाइमली पे ऑफ करें? फाइनल एडवाइस यही है, किसी को दिखाने के लिए लोन ना लीजिए, किसी के प्रेशर में आके लोन ना लीजिए, वरना अभी एक पिक्चर चल रही है सैयारा, तो जैसे उसमें रोते हुए लोगों को दिखाया गया है, उससे भी ज़्यादा मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है जिन्होंने गलत फैसला लिया लोन लेने का। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में काफ़ी मिथ्स क्लियर हुए, 0% इंटरेस्ट वाले ट्रैप्स को लेकर क्रेडिट स्कोर के असली रूल्स तक। अगर आप भी लोन लेने का सोच रहे हैं या पहले कभी रिजेक्ट हो चुका है या बस श्योर नहीं है कि सही डिसीजन क्या है, तो एक्सपर्ट से बात करना होगा। नरेश जी और कर्जा कार्ड ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करिए। और अगर एपिसोड पसंद आया तो एक दोस्त जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जो हमेशा EMI को लेकर कंफ्यूज रहता है, उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ड्रॉप करिए और अगले एपिसोड के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।